तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, टेक केयर। ठीक है, अब किस चीज के टेक केयर, अगर ये वास्तव में जो लाइन ली गई है, ये लाइन ली गई है आपके दूसरी वाली बुक से, जो आपके एडवर्ड अल्बर्ट की बुक है, वहां से ये लाइन ली गई है। अब आप बताइए, ये बोल रहा है कि टेक केयर ऑफ, अब किस चीज के टेक केयर करने की बात हो रही है, आप किस चीज का टेक केयर करें, प्लॉट एंड एक्शन। वास्तव में ये यहाँ पे प्लॉट, ध्यान दें यहाँ पे, टेक केयर ऑफ प्लॉट एंड एक्शन की कैरेक्टर एंड एक्शन, ये ध्यान देने की कोशिश करनी है और आप सभी को बताना है टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो वास्तव में कैरेक्टर ऑप्शन होगा, आप लोग एडवर्ड अल्बर्ट की बुक हो तो वहां पे एग्जैक्ट लाइन है जो उन्होंने बोला है, तो ये वहां से लिया गया है, तो यहाँ पे कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोई भी नई चीज नहीं ली है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बुक्स आपसे बोली गई पढ़ने के लिए, जो मटेरियल दिया गया, जो पढ़ाया गया, वहीं से चीजें ली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। आप बताइए, आपके लिए देखिए चार चार क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात आप सभी को करनी है। तो अब मुझे ये बताइए कि कैटल के लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के लिए बताना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा सी होगा, क्योंकि हर्ड, और यहाँ पे भी आपका हर्ड आ जाएगा। टीच के लिए आप सभी को पता है बंच यूज करते हैं, और डांसर्स के लिए ट्रूप यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन विद द राइट वन। तो ये सारे आपको तैयार करने, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपके अलग अलग बार आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं, वो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव का यूज करना है। ठीक है, दो द ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वूल, ठीक है, इट हैज टेक्सचर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। ठीक है, जब आप बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो टेक्सचर के लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है बार बार, वो ऊल यूज होता है। ठीक है, तो ऊल टेक्सचर, यहीं पे लोग कंफ्यूज थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊल होगा, फिर उसके बाद से तो बाकी आप देख लो, वी डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर, मुझे और कोई ऑर्डर नहीं मिले, तो एनी फर्दर हो जाएगा। आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट हिज मूवमेंट्स, तो एनी हो जाएगा। कैन यू गिव हिम सम फूड, ये भी आपका जो है रेनन मार्टिन में एग्जैक्ट ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये बेहतरीन सभी के लिए कोशिश की गई है ढेर सारी चीजों को एक साथ लेकर आने की, और ढेर सारे जो है अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स को बताने की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। शुड आई गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। प्रीति नागर का लग रहा है मुझे नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, बार बार वो यहाँ से जो है लेफ्ट हो जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं और देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के संदर्भ में फिर यहाँ देखना है कि कौन सा आपको सेंटेंस इनकरेक्ट नजर आ रहा है। ये रेनिन मार्टिन से ही लिया गया है, और अलग अलग बुक्स में इससे रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं। ऑल माई फ्रेंड्स केम टू अटेंड माई मैरिज एनिवर्सरी, कोई दिक्कत नहीं है, माई एकदम सही है यहाँ पे। माई फादर इंसिस्टेड ऑन मी टेकिंग ऑन माई बोथ कॉम्पिटिटर्स विद फुल विगर एंड एंथुजियाज्म। वास्तव में ये टू वाला ही गड़बड़ है, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, माई फादर इंसिस्टेड ऑन माई टेकिंग, ये बात हो रही है। मतलब जो मैंने क्या किया है, माई टेकिंग ऑन माई बोथ कॉम्पिटिटर विद फुल विगर एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ मी की बजाय माई टेकिंग, ये एक साथ है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसके लिए आया हुआ है। फिर ये वाला इनकरेक्ट है आपका बी वाला। फिर तीसरा ध्यान दे, द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स, बहुत ही बेहतरीन है ये, और ये आपको एग्जामिनेशन में बार बार आता है, इसको भी मिस्टेक के रूप में दिया जाता है। आप सभी को पता है कि अगर जब आप कंपेरेटिव की बात करते हैं, अगर एक जगह कोई चीज बढ़ता है तो दूसरी तरफ भी आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये आप लोग को बताया गया था। ठीक है, जब एडजेक्टिव पढ़ाया गया था तो कंपेरेटिव डिग्री।
तो ये यहाँ पे द मोर यू थिंक ऑफ इट, जितना तुम ज्यादा सोचोगे द वर्स इट बिकम, उतना ज्यादा ये खराब बनता जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं कि जितना ही ज्यादा तुम खाओगे उतना ज्यादा मोटे हो जाओगे। तो अगर दोनों तरफ जितना उतना की बात होगी तो आप दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करोगे। द मोर यू ईट, ठीक है, द फाइटर यू विल बिकम, ठीक है। इसी प्रकार से जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कमांड बढ़ेगा, ठीक है। द मोर यू रीड, ठीक है, द मोर कमांड यू विल हैव, ठीक है। यहाँ जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छे नंबर अर्जित करोगे, ठीक है। द मोर यू रीड, ठीक है, द मोर यू स्टडी, द मोर स्कोर यू विल अचीव या यू विल सिक्योर। तो ये है यहाँ पे। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। ये एग्जाम में आपके आ सकता है, बहुत अच्छे से आ सकता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बॉय हैड ब्यूटीफुल रेड बैलून इन हिज हैंड, जो बॉय है उसके हाथ में क्या था, रेड बैलून था, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड बैलून था। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल आर करेक्ट, केवल यहीं पे गड़बड़ी है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि माई फादर इंसिस्टेड ऑन मी पे इंसिस्ट नहीं किया है, समझ लो आप, ध्यान दो। माई टेकिंग ऑन माई बोथ कॉम्पिटिटर, जो मैंने बोथ अपने मेरे दोनों जो कॉम्पिटिटर हैं उनको मैंने विगर और एंदुजियास्म के साथ, यानी मैंने बड़े उत्साह के साथ अपने कॉम्पिटिटर को लिया है, ठीक है। तो इंसिस्टेड ऑन मी नहीं है, इंसिस्टेड ऑन माई टेकिंग, ठीक है। ये उसके साथ कनेक्टेड हो रहा है। कि जो मेरा लेना है, मेरा जो कॉम्पिटिटर, जैसे आप अपने एग्जाम को बहुत उत्साह के साथ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ बहुत उत्साह के साथ रिसीव कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर को या अपने गेस्ट्स को। तो माई रिसीविंग, माई टेकिंग, ये मतलब है, ठीक है। तो ऑन मी कर देंगे तो फिर ये अलग हो जाएगा, वो माई टेकिंग ये पूरा एक साथ जा रहा है। आई होप कि सीमा को शायद अब समझ में आ गया हो। तो ये चीज है यहाँ पे। आप जब पूरे को पढ़ोगे तब आपको ये सेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले पढ़िए और फिर देखिए कि सेंस कितना निकल के आ रहा है, उस हिसाब से आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें तो हमें रीड करके उसके सेंस को निकालना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस इन रेफरेंस टू द आर्टिकल। आपको इनकरेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस बताना है आर्टिकल के संदर्भ में। ऑल द हैप्पीनेस एंड सारोज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द साइंस, क्या है? ऑल द हैप्पीनेस एंड सारोज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द साइंस, ये गलत है। क्योंकि आप सभी को जब रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ाई थी तो इतना बढ़िया से सिखाया गया था कि भैया जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। साइंस जो सब्जेक्ट हैं या साइंस है उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो द का प्रयोग है ये गलत है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है द डॉक्टर एडवाइज मी टू द रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, एकदम सही है, ये सही है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, फिर गलत हो गया। लिटिल का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये गड़बड़ हो गया। बोलो अ लिटिल नॉलेज, ये लगाना पड़ेगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन गलत है, तो इसके हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड यानी बी वाला जो है आपका इनकरेक्ट होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। एक बार बोला करें कि क्या आर यू ऑल गेटिंग। यस, आगे बढ़ते हैं जी। आनंद आए तो मुस्कुरा दो, केवल ऐसा थोड़े ना कि जब कविता सुनाएंगे तभी आप हंसोगे। ठीक है, ये आप सभी को मैं बता रहा हूं कि ये मेरी तरफ से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा रहा है आप सभी के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैंने आप सभी को ये सोचा था कि मैक्सिमम मैं एक दिन में पूरे एक टेस्ट को एक दिन में डील कर लूंगा या बहुत ज्यादा 2 दिन में। लेकिन अभी आप सभी के लिए मैं 3-3 दिन डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूँ, पैसे वगैरह की तो कोई परवाह नहीं की जा रही है, सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि कैसे आप लोग को स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे क्या करूं जिससे जो है आप सभी लोग एक दिशाबद्ध हो जाएं। सिलेक्शन आप सभी के पास है, बस आपको एक सही तरीके से लगना है, उस प्रयास के तहत ये मैं कर रहा हूं। चलो जी, अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37,
और ये क्या बोल रहा है जी, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंसेज अबाउट एडवर्ब। अब एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं, देखो कितना बढ़िया बढ़िया रूल आप सभी के लिए ढूंढ के लाया गया है। ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, आपको बताना है कि इनकरेक्ट सेंटेंस एडवर्ब के हिसाब से कौन है। तो ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, आप सभी सोचिए और बताइए। शी इज वाइस इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, ही हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार, इट इज नथिंग एल्स देन सियर फुलिशनेस। आपको यहाँ पे कौन सा सेंटेंस गलत नजर आ रहा है वो समझना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये सारे सेंटेंस सही नजर आएंगे। सी इज वाइस इनफ, ये भी सही है। सी हैज इनफ मनी टू बाय दिस कार। वास्तव में जो अंतिम वाला सेंटेंस है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा स्मिता, इट इज नथिंग इल्स देन नहीं होता, नथिंग इल्स बट होता है। कहते नहीं है कि इट इज नथिंग इल्स बट योर फ्लिसनेस, तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि ये कुछ नहीं बस तुम्हारी गंदी सोच है, ऐसे बहुत सी चीजें हम बोलते हैं गुस्से में आगे, ये कुछ नहीं तुम्हारा अक्खड़पन है, तो नथिंग इल्स फिर उसके बाद बट का प्रयोग करते हैं। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें सीखना है और मिस्टेक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, फिर ग्रामर वोकैबुलरी, ग्रामर से लिटरेचर की ओर बढ़ते हैं और टेस्ट बदलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स एंड इट्स वर्क इज नॉट करेक्ट। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस। बहुत ही फेमस लाइन है जूलियस सीजर की, एकदम सही बात है। जो मृत्यु, जो डरपोक लोग होते हैं, आप देखो कई बार वो डर जाते हैं, मृत्यु से पहले हजारों बार डरते हैं। लेकिन जो वैलियंट लोग होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, वो तो डेथ का स्वाद बस एक ही बार चखते हैं, वो डरते नहीं हैं। तो ये तब की बात है जब जूलियस सीजर की पत्नी कलपूर्निया बार बार इनको रोकती है कि भैया रुक जाओ रुक जाओ, मैंने सपने में देखा है कि तुम्हारे शरीर में जो है ढेर सारे छेद हैं, होल हैं, उसमें से खून गिर रहा है और लोग हाथ धुल रहे हैं। तो जूलियस सीजर तब कहता है कि मुझे तुम डराने की कोशिश मत करो, मैं डरपोक लोगों में नहीं हूं जो रोज रोज मरते हैं। अगर मौत भी आनी होगी तो उसका भी सामना करेंगे, लेकिन एक ही बार मरेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे। चलिए, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं सर जी इनफ मनी में इनफ तो एडजेक्टिव लग रहा है, प्लीज क्लियर दिस। अच्छा चलिए ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेंगे, अगर कोई ऐसी चीज कंफ्यूजन होगी तो देख लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे ध्यान दें, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, तो ये जूलियस सीजर का है, ये एकदम सही है। और आप सभी को पता है कैलिफोर्निया जो मैंने एपिसोड बताया उससे रिलेटेड है। ये लाइन पढ़ते हैं दूसरा, आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार दैट शुड आई वेट नो मोर। ठीक है, ये वास्तव में लाइन है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ को बाद में ये धीरे धीरे लगने लगता है कि उसने जीवन में अब जो किया वो तो गलत किया, लेकिन अब कर क्या सकता है। अब वो ऐसी स्थिति में बढ़ता है, इसके बाद की लाइन है कि न तो अब आगे बढ़ सकता है, न तो बैक हो सकता है, न ही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, वो इतना आगे आ गया है कि बैक होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि अब तो मैं ब्लड में ये जो ऐसा काम कर चुका हूँ, खूनी खेल में इस तरह से घुस चुका हूँ कि अब मेरे लिए आगे और पीछे सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं है, अब तो मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। तो ये वास्तव में मैकबेथ की लाइन है, ये हैमलेट की नहीं है। ठीक है, तो ये जो है गड़बड़ है, हैमलेट यही वाला यहाँ पे मिस्टेक है। बाकी हाउ ऑल ओकेजन टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, हैमलेट एकदम सही है। नॉट वेयर ही ईट्स बट वेयर ही इज ईटेन, अ सर्टेन कन्वोकेशन ऑफ पॉलिटिक वार्म्स आर ईटेन एट हिम, ये भी हैमलेट का सही है। तो ये यहीं पे गड़बड़ है। ठीक है, तो ये बी वाला यहाँ पे गलत है, इसको सही करना है आप सभी को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखें और बताएं, विच ऑफ द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा आपको यहाँ पे पेयर सही नहीं नजर आ रहा है, यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो उस प्ले का नहीं, ये आपको देख के बताना है। सालाक मर्चेंट ऑफ वेनिस, एकदम सही बात है। क्यूरन ओथेलो, यही गड़बड़ हो गया, जो क्यूरन है वो ओथेलो में नहीं है,
ये बल्कि किंग लियर में है। किसमें है जी? किंग लियर में ये कैरेक्टर है। और आप सभी को पता है? नहीं, आप जल्दी से बताना क्या क्यूरन किसका है? यस, बहुत अच्छा जी, ये किंग लियर का कैरेक्टर है। ऑड्री एज यू लाइक इट, और कोरिन जो है एज यू लाइक इट। ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द पेयर ऑफ लाइन एंड इट्स स्पीकर इज नॉट करेक्ट? कौन सा जो पेयर ऑफ लाइन है उसके स्पीकर का कनेक्शन जो है सही नहीं है, वो देखिए आप। लव इज ब्लाइंड एंड लव 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 कैन नॉट सी मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या ये बात सही है कि लव ब्लाइंड होता है और लव देख नहीं सकता? जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 39 है कि 40 है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। All true lovers are unstayed and skittish in and motion else 12th नाइट का ओलिविया के द्वारा बोला गया है। क्या ये बात है? तो इसको सब आप देखिए, पढ़िए आप लोग मन में और बताइए आपको क्या लग रहा है। द वेव ऑफ अवर लाइफ इज ऑफ अ मिंगल्ड यार्न गुड एंड इल जूलियस सीजर सिन्हा। द मिजरेबल हैव नो अदर मेडिसिन बट ओनली होप। बहुत ही बेहतरीन लाइन। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो सारी लाइंस करेक्ट हैं एकदम। केवल आपका जो बी वाला है ना, ऑल ट्रू लवर्स आर अनस्टेड एंड स्किटिस, ये वाली जो लाइन है ये 12th नाइट की तो लाइन है, लेकिन ये ओलिविया के द्वारा नहीं बोला गया है, ये ड्यूक आर्सिनो के द्वारा बोला गया है। ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा बोला गया है लाइन ये। ठीक है, यही इसका वो। ठीक है, तो ये ड्यूक ओर्सिनो के द्वारा लाइन बोली गई है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब ये सारी लाइंस आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ये बेहतरीन लाइन है, फेमस लाइंस है, रखी गई हैं ताकि आप इन्हें जो है नोट करें अपनी कॉपी में और आगे के लिए ध्यान रखें और इनके आसपास के रेफरेंसेस को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं और ये बेहतरीन है। विच नावल इज नॉट पार्ट ऑफ अ मॉडर्न कॉमेडी? कौन सा नावल जो है मॉडर्न कॉमेडी का पार्ट नहीं है? आप सभी को पता है मॉडर्न कॉमेडी जो है एक ट्रिलॉजी है, एक ट्रायोलॉजी है, उसका पार्ट यानी 3 नावल का समूह है। तो आप हमें ये बताएं कि कौन सा ये पार्ट नहीं है, कौन सा इसमें जो है ट्रिलॉजी का पार्ट नहीं है? तो निश्चित रूप से बी नहीं है। अब कुछ लोग यस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सिल्वर बॉक्स नहीं है। सिल्वर बॉक्स की जगह क्या होना चाहिए? थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है। सिल्वर बॉक्स की जगह मुझे कोई बता सकता है क्या होगा यहाँ पे? सिल्वर स्पून होगा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, सिल्वर स्पून होगा यहाँ पे। ठीक है, सिल्वर स्पून। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा मैंने टेक्निक बनाया। मेरा पेन नहीं चल रहा है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसे प्लीज नोट कर लें। पेन ये पता नहीं इसको बीमारी हो जा रही है, कल चलने लगा था आज नहीं चल रहा है। एक एक छोटा सा फार्मूला है, मैंने कल ही मैं ऐसे पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि क्या कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं कि अ मॉडर्न मंकी विथ सिल्वर स्पून। ठीक है, अ मॉडर्न मंकी हैविंग सिल्वर स्पून या विथ सिल्वर स्पून इज सिंगिंग अ स्वान सॉन्ग। ठीक है, अ मॉडर्न मंकी, ठीक है, विथ सिल्वर स्पून इज सिंगिंग अ स्वान स्वांग सॉन्ग। ठीक है, एक मॉडर्न मंकी जो है वो सिल्वर स्पून से क्या कर रहा है जी? जिसके पास सिल्वर स्पून है वो अपना स्वान सॉन्ग गा रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है अगर स्वान सॉन्ग आप बोलते हैं तो इसका मतलब उसका सबसे बेस्ट, किसी भी राइटर का जो सबसे बेस्ट पोयम होती है उसका आप स्वान सॉन्ग बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से मॉडर्न मंकी के लिए अगर आप स्वान हटा भी दें तो भी आपका बात बन जाएगा। अच्छा, रुचि कुमारी ने अच्छा टेक्निक बनाया है कि अ मॉडर्न मंकी साइलेंटली टेक सिल्वर स्पून एंड गिव टू स्वान। ये भी सही है भाई, ठीक है, बढ़िया है। एक मॉडर्न मंकी चुपके से जो है सिल्वर स्पून को चुरा लिया और इसने इसको दे दिया स्वान को। ठीक है, तो बहुत अच्छा, प्रयास करिए ऐसे आप लोग दोनों ट्रिक लिख लें कि मॉडर्न मंकी जो है वो क्या कर रहा है। अगर आप एकदम सिंपल बनाना चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं मॉडर्न मंकी इस, ठीक है, मॉडर्न मंकी विद सिल्वर स्पून इज सिंगिंग।
सिंपल सा इज सिंगिंग, तो सिंगिंग से अपने आप ही सॉन्ग वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लें और इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक बनाएं। मैंने बार बार बोला कि आप लोग इसे गेम की तरह नहीं ले रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा सोचो। ऐसे याद कर रहे हो, रट रहे हो, भूल जा रहे हो, रट रहे हो, भूल जा रहे हो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में इस तरह के फार्मूले बना लें और रोज उसे सुबह शाम फार्मूले को याद करें, तो अपने आप ही आपको सारे वर्क ऐसे याद हो जाएंगे। अ मॉडर्न मंकी साइलेंटली टेक सिल्वर स्पून एंड गिव इट टू स्वान, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद करें और एक दूसरे से शेयर भी करें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर शेयर करने की इच्छा नहीं भी है तो कम से कम खुद के लिए तो बना ही लें, वो याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज नॉट अ प्रोज वर्क, कौन सा इसमें प्रोज वर्क नहीं है? आप सभी को पता है कि लिसिडस जो है ये पोयम है, ठीक है, तो ये प्रोज वर्क नहीं है। तो आपका ये जो थ्री है ये प्रोज वर्क है, आप सभी को मालूम है। तो ये हो गया जी। हाँ, मॉडर्न मंकी ने चांदी के चम्मच गाना गाया, बहुत बढ़िया जी। तो ऐसे सब बना लो टेक्निक, बस सिंपल सा है, मॉडर्न मंकी, ठीक है, ने गाना गाया, तो इससे भी याद रखोगे। चलो, वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर्स हिज प्रेफरेंस फॉर, वर्ड्सवर्थ ने अपना जो प्रेफरेंस है डिक्लेयर किया, किसके लिए किया जी? इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ, एकदम सही बात है। वर्ड्सवर्थ की जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप, वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि मुझे भैया जो है इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ, मैं ऐसी पोइट्री लिखना चाहता हूँ और अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट किसको करना चाहता हूँ? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को। तो ये दोनों बात सही है, तो बोथ ऑफ देम विल बी करेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं और देखते हैं। और ड्यूक्स एक्स मसीना मीन्स अ गॉड फ्रॉम अ मशीन, ठीक है जी। द टर्म डायलॉगिक क्रिटिसिज्म इज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय सोवियत क्रिटिक मिखाइल बख्तिन, बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की गई है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी एस एलियट इन हिज जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स, ये भी बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। और सबसे लास्ट में फिन द सिसल मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ सेंचुरी, यही गड़बड़ है। इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ अ सेंचुरी नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ अ सेंचुरी। तो यही गड़बड़ है, बिगिनिंग की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो ओनली फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, ओनली फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर यदि 44 की आप बात करेंगे तो बताइए जी क्या यहाँ पे गलत होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि फोर्थ वाला यहाँ पे गलत है। बेहतरीन कोशिश की गई है। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाट डज ड्यूस ड्यूस एक्स मसीना मीन्स, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हु हैज यूज्ड या हु हैज एम्प्लॉयड या हु हैज क्रिएटेड द टर्म डायलॉगिक क्रिटिसिज्म, तो मिखाइल बख्तिन हो गया। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, द फ्रेज दिस फ्रेज वाज द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज यूज्ड बाय, ठीक है, विच राइटर, तो टी एस इलियट हो गया। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज यूज्ड इन विच एसे ऑफ टी एस इलियट, तो एसे का नाम है द मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन, जैसे अभी बता रहे हैं श्रीपति जी कार्पे डाइम, तो ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पिछली बार आया था, जिसका मतलब होता है सीज द डे। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया था, ये क्वेश्चन इसके पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो वही मैं बार बार कहता हूँ कि चीजों को मन लगा के पढ़ना है और रिवाइज करना, अपने आप बेहतर करोगे आप, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यस, विच इज इन करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, इसमें कौन सा जो है करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है? बताइए जी, कौन सा इसमें आपको लगता है कि भैया ये एकदम करेक्ट स्पेलिंग है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख लें, इरिवर्सिबल, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग वगैरह मिस्टेक लोग कर देते हैं, मैं बोलता जाता हूं उसी तरह आप लोग लिया करिए। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें कौन है? तो हिपोक्रीसी, हिपोक्रीसी की स्पेलिंग यदि आप देखेंगे
तो वहां पे कौन सा स्पेलिंग आप सही है, तो आप देखेंगे कि ए यहाँ पे सही होना चाहिए। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्या ए सही है। यस, ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है आपसे। विच इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ फॉरेन वर्ड्स, कौन सा आपको इनकरेक्ट पेयर दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे, पढ़ना तो मुश्किल है, बस आप एक एक का वर्ड यहाँ पे मीनिंग समझ लें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा जो है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये गलत है, फाक्स पास, ये आप लोग को पढ़ाया गया है। तो ये वास्तव में एक ब्लंडर होता है। ये ट्रू स्टेप का मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं है, इसका होगा फॉल्स स्टेप, अ ब्लंडर। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ये यहाँ पे गड़बड़ है। और यहाँ पे जो है आपका सी आंसर आपका, इसलिए चूंकि ये इसका मीनिंग गलत दिया हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट पेयर होगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ट्रू स्टेप की बजाय क्या होगा, फॉल्स स्टेप होगा, या आप कह सकते हो ब्लंडर होगा। ठीक है, यस, मिस्टेकन समथिंग होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं और देखते हैं। ध्यान दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा इडियोमेटिक कंपैरिजन जो है करेक्ट नहीं है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आ चुका है। यस, बहुत अच्छा। श्रीपति जी प्रोनाउंसिएशन बताना, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा फोपा। ठीक है जी, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं उनके पढ़ने के अपने तरीके होते हैं। एज ब्लाइंड एज बैट, एज बोल्ड एज ब्रास, एकदम सही है। एज बिजी एज अ पर्सन, पर्सन को जैसा बिजी कैसे कहोगे। एज क्लीन एज अ विसल, एकदम सही। यहाँ पे ये जो एज बिजी एज पर्सन होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पर्सन की जगह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं, वो देखते हैं क्या बोल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 49, विच पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पे मिसमैच्ड है। टू टॉक वंस हेड ऑफ, टू टॉक एक्सेसिवली, ऐसे पढ़ते जाइए। वास्तव में यहाँ पे बी वाला आपका इनकरेक्ट है। टू गिव अप टू द घोस्ट की जगह का मतलब टू लाफ नहीं होता है, टू डाई होता है। अगर आपके सामने भूत आ जाए और आप उसके सामने सरेंडर कर दो, तो भूत आपको क्या करेगा, मार देगा, आपको अपनी ओर लेके चला जाएगा, अपनी दुनिया में। इसका मतलब आप मर गए ना, खत्म हो गए। तो टू गिव अप टू द घोस्ट का मतलब टू लाई, टू डाई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इन 1929 ही वाज अवार्डेड, ये एक्चुअली गाल्सवर्दी के बारे में बात हो रही है, आप सभी को बताना है कि 1929 ही वाज अवार्डेड, अवार्डेड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, एकदम सही बात है। इन 1932 ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, क्या ये बात सही है, आप सभी को बताना है। हिज मास्टरपीस इज फोरसाइट सागा, ये भी सही है। अर्ली नॉवेल्स वर रिटन बाय गाल्सवर्दी एज अ स्यूडोनिम, यही गलत हो गया, क्योंकि स्यूडोनिम जॉन सिनोनी कुछ लिखा हुआ है, जॉन सिनोनी नहीं है। जॉन क्या है भैया, जॉन सिन जॉन। तो ये है। तो स्यूडोनिम की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, वही आपको करेक्ट करना है, बाकी सब सही है। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रामवेल्स गवर्नमेंट। आप सभी को पता है क्रामवेल का जो गवर्नमेंट आया था, तो उसमें जो है मिल्टन को जो है, आप सभी को पता है कि उस समय लैटिन सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग बनाया गया था। लैटिन सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग बनाया गया था, किस वर्क की वजह से बनाया गया था, तो सी वाला वर्क जो है, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसी से प्रभावित हो गए, क्योंकि उनको लगा कि यही सही पर्सन है जो विरोधियों को राइटिंग के द्वारा जवाब दे सकता है। इसलिए बनाया गया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोएम सॉलिटरी रीपर। आपको पढ़ना है, बताना है कि सॉलिटरी रीपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। सॉलिटरी रीपर क्या है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लिरिक्स पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। सही बात है कि नहीं है, तो सही बात है जी। दूसरा पढ़ते हैं, आथर डिस्क्राइब, ठीक है, द गर्ल एज द हाईलैंड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आथर डिस्क्राइब इन द पोएम द हाईलैंड गर्ल, तो हाईलैंड गर्ल को डिस्क्राइब किया है कि नहीं, बताना है आप सभी को। यस किया है। द लास्ट लाइन, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर
ठीक है, लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, क्या ये बात सही है? और फर्स्ट लाइन ये है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वीरी बैंड्स। तो आपको बताना है कि क्या यह बात सही है, इसमें से कौन सा गलत होगा। तो यही गड़बड़ हो गया कि तीसरा तो सही है, लास्ट लाइन एकदम सही है, चौथा गड़बड़ है, क्योंकि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट नहीं है, बल्कि शुरुआत कैसे होती है? पहली लाइन क्या है? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यू सॉलिटरी हाईलैंड लैस। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि जितनी भी बेहतरीन पोएम मिल, जितनी भी वर्ड्सवर्थ की पोएम, उनकी पहली लाइन और अंतिम लाइन तो आपको याद ही रखना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप क्यों गड़बड़ी कर रहे हो? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो। आपको बेसिक लेवल पे सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करोगे तो फिर आप, हम ये चाहते कि चाहे जितना कठिन पेपर बने आप करके आओ। अब सोचो, इस क्वेश्चन में पहली लाइन अंतिम लाइन सब बता दी, आपका कर्तव्य था कि कम से कम अब तो याद कर लो। ठीक है, स्मिता केवल लाइन लिख पाई है तुरंत। बाकी सबको पता चल गया। ठीक है, अब देखो टेस्ट हो रहा है तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आप भैया करके आ रहे होगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस देना है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहे हो तो हम नहीं मानेंगे। 53 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ओड के बारे में सही नहीं है? ये क्वेश्चन हमने लिया था आपके एम एच अब्राहम की बुक से डायरेक्टली। Ode denotes a long lyric poem that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborate in stanzic structure। एकदम सही है। नॉर्मन मैकलियन सेड दैट द टर्म, इस टर्म को उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया, मैसिव पब्लिक इन इट्स प्रोक्लेमेशन एंड पिंडारिक इन इट्स क्लासिकल प्रोटोटाइप। एकदम सही बात है। द रेगुलर और पिंडोरिक ओड इन इंग्लैंड इंग्लिश इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडर्स फॉर्म, ये भी सही है। पिंडोरिक ओड वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश बाय जॉन ड्राइडन, क्या ये जॉन ड्राइडन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सोचिए, द ओड टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूसियस कैरी, रिटन बाय बेन जॉनसन। तो नहीं, वास्तव में ये बेन जॉनसन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में। सीधे सीधे ये लाइन लिखी हुआ है, मैंने अपने पास से नहीं बताया, ये लाइन सीधे सीधे लिखा हुआ है आपके एम एच अब्राहम की बुक में, वहीं से लाइन ली गई है। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ना है, कुछ करना नहीं है, बस ईमानदार हो जाओ अपने प्रति। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी सफलता को रोक नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलजी, इसमें से बताओ भैया पास्टोरल एलजी का कौन एग्जाम्पल? एकदम सिंपल है, एस्टॉफल जो है ये भी पास्टोरल एलजी है, एडोनिस पीवी सेली का पास्टोरल एलजी है, लिसिडस मिल्टन का पास्टोरल एलजी है। ये नहीं है, एकदम क्लियर है। आप एलजी वाला पास्टोरल एलजी खोल लो, एकदम सीधे सीधे वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वर्स लिबर इज एन इटालियन टर्म विच रिफर टू एज ओपन फार्म। ओके जी, फ्री वर्स या वर्स लिबर। In 1855 Whitman started this term with his Leaves of Grass, पोइटिक लाइसेंस लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन द पोइट्री। ठीक है जी, एकदम सारी बातें सही जा रही हैं। पीरियड बिटवीन, अच्छा देखो एकदम आराम से पढ़ना, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड रोमांटिक एज। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए कि रोमांटिक एज कहाँ से शुरू होता है। रोमांटिक एज 1798 से शुरू होता है, लिरिकल बैलेट से शुरू होता है। ठीक है, तो ये रोमांटिक एज हो ही नहीं सकता। तो आपको हर एज की बिगनिंग टाइमिंग कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही है। अगर आपसे पूछा जाए विक्टोरियन एज कब से शुरू होता है, तो यहाँ तो 1832 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय एक बिल आया था जिससे जिससे माना जाता है, या तो फिर 1837 से आप बोल लो, जब से क्वीन विक्टोरिया गद्दी पे बैठती हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडर्न एज 1901, ठीक है, टिल 1901, बहुत अच्छा जी। सीमा यादव मुनेन जी बहुत अच्छा। ठीक है, अगस्टन एज था वो, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। अब आपको कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आई वर्क्स हार्ड, तो यहाँ हार्ड हो गया। इसी प्रकार ही वेक्स अप अर्ली, यहाँ अर्ली हो गया। डू नॉट टॉक लाउड, यहाँ पे लाउड हो गया। सी ही वेटेड लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग हो गया। अब आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वर्ड्स वास्तव में हैं क्या, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आप इन्हें रख सकते हो। तो सारे एडवर्ब हैं। स्मिता कहाँ जा रही हो? दे आर नॉट एडजेक्टिव, दे आर एडवर्ब, दे आर
क्वालिफाइंग व्हाट वर्ब। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के बारे में इसमें कौन सी बात सही नहीं है। इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज इन्वर्टेड कॉमर्स टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एकदम सही बात है, जबकि इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं करते। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम अ सिंपल पास्ट, ये भी एकदम सही बात है। जितने भी प्रेजेंट हैं सारे पास्ट हो जाते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट, ये भी एकदम सही बात है। द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, गड़बड़ है, क्योंकि विल हमेशा अपने पास्ट में जाएगा, वुड हो जाएगा। यहाँ शुड भी हो सकता है जैसा प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये इसका पास्ट शैल तो होगा ही नहीं, तो शुड एक बार हो सकता है, लेकिन शैल तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर देखें और बताएं। आप देखिए, आई कैन नॉट, आपको कोई एक सेंटेंस है जहां पे आपको देखना है कि कंजंक्शन का गलत इस्तेमाल हुआ है। आई कैन नॉट कन्फर्म यू वेदर ही हैज पेड द बिल और रिटर्न द गुड्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेदर के साथ आर का प्रयोग हुआ है और कंफ्यूजन की स्थिति होती कि उसने ये किया होगा या ये किया होगा, एकदम सही है। 10 years have passed that I returned from London and settled in अब यही गड़बड़ हो गया। जब इस तरह आता है कि इतने साल हो गए जब मैंने यह काम किया था, जब से मैं तुमसे मिला हूं, 5 साल हो गया जब से मैं तुमसे मिला हूं, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो दैट का प्रयोग नहीं होता है, सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस। तो यही मिस्टेक है, ठीक है। तो आप हम ये बोल सकते हैं कि 10 years है पास्ट सिंस आई मेट यू, ठीक है, तो वही सेम चीज है। 10 years है पास्ट आई रिटर्न, ठीक है, सिंस आई रिटर्न। तो ध्यान रखना, जब आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो जो सिंस के पहले का सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और जो सिंस के बाद वाला सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करना था, वो सेम पैटर्न, इसलिए यहाँ सिंस यूज होगा। आगे ध्यान दें, आई वॉज ऑलमोस्ट 10 years एगो, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years एगो दैट ही रोट अ लेटर, एकदम सही है। स्कॉर्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप व्हेन, स्कॉर्सली के साथ व्हेन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहां पे अलग अलग प्रकार के कंजंक्शन को दिखाया गया है। 4 कंजंक्शन यहाँ पे हैं जो सेंटेंसेस के द्वारा दिखाए गए हैं। सबसे अंतिम क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया, कुछ लोग बात भी करना चाह रहे थे। 59 क्वेश्चन को करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें से कौन करेक्ट प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो नहीं किया गया। अफेक्शन फॉर, अलायंस टू, एबोरेंस ऑफ, एश्योरेंस ऑफ, बताइए कौन सा गड़बड़ है। आप सभी यस, बहुत अच्छा सीमा, अलायंस विद होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अलायंस विद हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। लगभग जो है मैंने जो 28 क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी को बताए हैं, कल की क्लास में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग केबीएस के बारे में जो पूछना चाहता है दे कैन आस्क, ताकि वो आपको फायदा करेगा। मैं रोज रोज आप सभी से कहता हूँ कि पूछो पूछो पूछो, पता नहीं क्यों आप लोग पूछते नहीं हो। आप सभी के लिए बेहतरीन अवसर है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में 2.5 साल पीजीटी रह चुका हूँ, बहुत अच्छा अनुभव है। और केंद्रीय विद्यालय के 3 प्रकार से बार बार जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कोई जानकारी सुननी है तो आप रह सकते हैं, और जिसको पूछनी है दे कैन आस्क। मैं माइक को ऑन कर रहा हूँ। यस छाया, आप छोड़ सकती हैं, ठीक है छाया। जो जितने लोग एलिजिबल नहीं है दे कैन लीव, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोग के लिए है कि आप में से कुछ लोग पूछना चाहते हैं, जैसे जो एलिजिबल नहीं है दे कैन लीव, ठीक है। चलो, अब आप पूछो किसको क्या पूछना है, जल्दी से फास्ट। टाइम मेरा मत वेस्ट करें भाई, आपके कहने पे मैं रुक गया हूं कि चलो मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था।
अच्छा, दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं सर सभी के लिए एलिजिबल हूँ, लेकिन सिलेबस देखकर डर लगता है। बिल्कुल अलग है सब। नहीं दीपक जी, इसमें डरने की कोई बात नहीं, बल्कि केबीएस का सिलेबस मुझे सबसे सही लग रहा है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया था, एक कुलदीप नाम के स्टूडेंट हैं, तो केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़े हैं, पूरा उनकी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में हुई है। तो वही पूछने लगे कि सर इसमें क्या करना है, क्या करूं। मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप सर मुझे बताइए। तो वो कह रहे थे कि मैं पिछले 4-5 सालों से मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो आप ऑलरेडी उनके सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। पीजीटी के बच्चों, यदि आप 11 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 11 12 का सिलेबस आप खुद ही पढ़ा रहे हो बार बार। और सिलेबस में रहता ही कितना है, मुश्किल से मिला के टोटल जो है मतलब पीजीटी में जो तैयारी आप कर रहे हो, सबसे कम सिलेबस पीजीटी का है। सबसे आसान मुझे लग रहा है केबीएस का जो पेपर है वो पीजीटी का है। सेकेंड नंबर पे आपका पीआरटी है और सबसे कठिन टीजीटी है। रीजन एकदम क्लियर है, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक है, लेकिन अगर पीजीटी के सिलेबस को देखा जाए तो केवल 11th 12th के सिलेबस को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर चैप्टर देखा जाए तो बहुत कम है पीजीटी में। और कठिन इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो सीधे सीधे आपसे जो आपकी एनसीईआरटी की चैप्टर से उनसे पूछ रहे हैं। अब वो शेक्सपियर की तरह प्ले थोड़े ना है कि जो है शेक्सपियर ने अपने लैंग्वेज में लिखा है, फिर उसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, फिर उसको समझना है। बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपने कक्षा 10वीं कक्षा 11वीं 12वीं चाहे जिस बोर्ड से पढ़ा हो, आखिर आपने इंग्लिश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आपने इंग्लिश रीडर पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री स्टोरीज पढ़ी होगी, सेम वैसे ये भी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रहें या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें तो आपके लिए आसान है, अगर नहीं भी पढ़े तो पढ़ लेंगे। भाई 11 12 की पूरी जो किताबें हैं, 11 की 2 किताबें, 12 की 2 किताबें, टोटल होगी 4 किताबें। अगर चारों किताबों में देखा जाए तो एक किताब में मुश्किल से 60 से 70 पेजेस हैं, तो मुश्किल से 240 पेजेस हो गए। उसमें से क्या है, ढेर आधा आधा तो बुक एक्सरसाइज से भरा हुआ है। ठीक है, आधा तो बुक एक्सरसाइज से पढ़ा है, भरा हुआ है, तो मुश्किल से आपको 120 130 पेजेस भरनी है, पढ़नी है। हम्म अब जो 120 30 पेजेस पढ़नी है, वही आपके लिए मेन है। आपको जो एग्जैक्ट चैप्टर है उसके टेक्स्ट को पढ़ लेना है, पढ़ के उसको समझ लीजिए, हो गया काम आपका। 100 नंबर के क्वेश्चन आपके सीधे सीधे वहीं से आ रहे हैं। एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रुचि, आपने जब चैप्टर को पढ़ लिया तो वहीं से तो एमसीक्यू वो बनाएंगे ना। तो एमसीक्यू बनाएंगे, तो अगर आपने चैप्टर कहानी पढ़ ली, तो जब मेन कहानी पढ़ ली तो वो चाहे जो पूछे, अगर वो कोई चीज प्रश्न पूछ रहे हैं तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कहानी बहुत छोटी सी है। आप खुद सोचो, अगर कोई कहानी 2 से 3 पेज की है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा भाई कि कहानी को पढ़ लो, तो कहानी को अगर आप पढ़ लिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि कहानी तो 2 से 3 पेज की है ना। आपने तो एक एक लाइन पढ़ ली है, तो आपके लिए कहां से कठिन हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है, मुझे केबीएस का और इसका सिलेबस बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा है, बल्कि आप लोग बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि आपको पहले की तरह सिलेबस नहीं रखा, नहीं तो पागल हो जाते आप। पागल कैसे हो जाते, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ता, अब आपको पता चलता है कि जो राइटर, अभी तो आप 4 राइटर पढ़ रहे हो टीजीटी में, पीजीटी में 17 राइटर पढ़ते हो। पता चलता है कि आपको जो है 100 राइटर पढ़ने पड़ते। आपको वो राइटर जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं, उनके वर्क को कैसे पढ़ते आप? आपके लिए बहुत कठिन काम हो जाता। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ना पड़ता है, आपको अमितो घोष पढ़ना पड़ता, पिछली बार अमितो घोष से क्वेश्चन आया था। और आपको कई सारे राइटर पढ़ने पड़ते जिनको आपने सुना ही नहीं था। ठीक है, कम से कम 100 राइटर आपको टारगेट करना पड़ता, कम से कम 100 राइटर। अब 100 राइटर के बारे में आप चाहे जितना पढ़ते, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस ना आता, क्योंकि ये गारंटी नहीं कि उन्हीं 100 राइटर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये कठिन था पहले का सिलेबस, अभी तो एकदम क्लियर है
कि सीधे सीधे आपको दे दिया कि भैया ये कहानी पढ़ लो, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इससे आसान सिलेबस नहीं हो सकता था, इससे आसान तैयारी नहीं हो सकती। और इस बार की सीटें अब तक की केबीएस की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स आई हैं इस बार। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतनी ज़्यादा सीट्स आई हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस ईमानदारी से कहानी पढ़ना है और उसको पढ़ के और उसको अपने हिसाब से पॉइंट वाइज समरी नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में, हो गया काम आपका। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं आप लोग के साथ समय बर्बाद कर रहा हूँ, बिकॉज नो बडी इज आस्किंग समथिंग। ठीक है, सुचित्रा राय का प्रश्न ये है कि सर माइनस मार्किंग है क्या? माइनस मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुचित्रा। ठीक है, ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीता चौधरी पूछ रही है सर एग्जाम कब तक हो सकता है? आप मान के चलिए कि एग्जाम आपका जो है अप्रैल या मई में होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 6 महीने के दौरान आपका एग्जाम हो सकता है कभी भी। लेकिन ये मान के चलो कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं, केबीएस हमेशा बहुत चीज़ें फास्ट करता है। हाँ, इसको दूसरे की कोई चक्कर नहीं है, ये जैसे एग्ज़ाम कराएगा तुरंत आपका रिजल्ट जल्दी से दे देगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मान के चलो कि जब भी काम शुरू होगा तेज़ी से ही शुरू होगा। बिल्कुल आप सभी के लिए एक बैच स्टार्ट किया जाएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, 1 जनवरी से आप सभी के लिए मैंने सोचा है बैच स्टार्ट करने के लिए। तो 1 जनवरी से आप सभी का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, मैम के पास बात करके अपना नाम नोट करवा दे, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हों। उसी आधार पे बैच स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम 50 लोग रहेंगे तभी बैच स्टार्ट किया जाएगा, अदरवाइज तो बैच चलने वाला है नहीं। मार्केट में बहुत लुटेरे लोग हैं और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनके साथ आप जुड़ के तैयारी कर लें, लेकिन केबीएस की तैयारी और गाइडेंस वही कर सकता है जो केबीएस में पढ़ा हो, पढ़ाया हो और बेहतर तरीके से काम कर सके। वास्तव में जो बैच चलाया जाएगा, ये कंप्लीट बैच चलाया जाएगा आप सभी के लिए, इसीलिए मैंने 1 महीने का समय लिया है कि इस दौरान जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे कंप्लीट काम कर सकें, आपके पूरे नोट्स को रेडी कर सकें। टीचिंग एक्चुअली जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, टीचिंग के अलग अलग टॉपिक से 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए जो है आपके नोट्स रेडी होने चाहिए ताकि आप तुरंत मिल जाए, आप पढ़ना शुरू कर दो, फिर आपको समझाया जा सके। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो जीके वाले सर हैं उनसे बात कर लिया है, तो करंट अफेयर्स तो आपको यूट्यूब पे डेली लाइव मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ स्पेशल वीडियो आप लोग को दे देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से 10 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो इस हिसाब से प्लान किया जाएगा कि आप उन केवल वीडियोज को ही देख लो तो आपका काम हो जाए। तो करेंट अफेयर्स डेली हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीक से आपको यूट्यूब पे फ्री में देने लगे। ठीक है, लेकिन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और इसके अलावा जो है आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है सब आप लोग को बताई जाएंगी, सारा चीज़ आपके कोर्स में शामिल होगा। तो कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, जो बैच चलेगा वो फुल बैच चलेगा। ठीक है, लेकिन ये भी होगा कि ये गारंटीड बैच होगा कि हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे आपका, चाहे टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के लिए लॉन्च करने का हमारा प्लान है, तो तीनों के लिए हम चलाएंगे। ठीक है, लेकिन वही है कि तीनों के लिए चलेगा, थोड़ी सी केवीएस की एग्जाम है, तैयारी अच्छी करानी होगी आपको। हर चैप्टर पे एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा, बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। तो सब कुछ आपके लिए किया जाएगा। लेकिन जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, मैम को अपना नाम जरूर नोट करा दें, मैसेज डाल दें मैम को कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से हमें एक पता चल सके कि कितने लोग हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाएगा। मेरा प्लान है सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल निश्चित रूप से चलाया जाएगा। सीमा यादव कह रही क्या क्या क्लियर तो हो गया, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? सब कुछ पढ़ाया जाएगा। रुचि कुमारी कह रही है यदि मैं तीनों के लिए एलिजिबल हूं तो क्या करूंगी? तो यस, तीनों के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कब तक एग्जाम होगा? ये सारे एग्जाम लगभग एक ही साथ होते हैं, टीजीटी पीजीटी सारे। आप मान के चलो कि आपका एग्जाम अप्रैल या मई में हो सकता है। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम 5 महीने का समय रहेगा। अब से आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो तैयारी। ठीक है,
यूपी टीजीटी बोल रहा हूँ, अलग अलग नहीं होता है, एक बार ही शेड्यूल जारी होता है और सारे एग्जाम जो है 2 से 3 हफ्ते के अंदर करा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लो सीमा कि ये अप्रैल महीने में ही हो जाएगा, जब भी शुरू, जिस महीने में शुरू होगा 15 दिन के अंदर सब खत्म। ये कहानी है। आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, बेहतरीन अवसर है। सारा देखो, जैसे आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस था एकदम फिक्स था ना, अब की बार केबीएस बहुत आसान हो गया, एकदम सिलेबस फिक्स हो गया है कि एकदम इतने से ही आएगा, इससे बढ़िया सिलेबस नहीं हो सकता था। ठीक है, तो एकदम सिलेबस फिक्स है, इसी सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा सीमा, यूपी टीजीटी के बारे में पूछ रही हैं, सॉरी। यूपी टीजीटी के एग्जाम की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, सबको अपना अपना लाभ लेना होता है, जब उनको लगता है लाभ मिलने वाला है तो एग्जाम करवा लेंगे। ठीक है, फरवरी में एग्जाम आपका हो सकता है, अगर फरवरी में नहीं होगा तो अप्रैल मई जून, इन तीनों महीनों में कहीं जाएगा फिर। केबीएस के बाद हो सकता है, यूपी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ भी अता पता नहीं है। अब मान के चलो कि फरवरी के बाद नहीं होगा तो फिर वो केबीएस के बाद ही होगा, अगर फरवरी में नहीं होता है तो। अच्छा, आप में से कोई पूछ रहा है, रुचि कुमारी बोल रही कि सर 70 और 30 का रेशियो समझ नहीं आया, पेन नहीं चल रहा है। इसको आप लोग को बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। देखो, जब हम लोग परीक्षा दिए थे तो 85 और 15 का रेशियो होता है, यानी रिटन एग्जाम का वेटेज ज़्यादा था। अब की बार रिटन एग्जाम का वेटेज इन लोगों ने 70 ही किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सपोज करो कि जितना नंबर पाओगे उसको 70 से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, मतलब उसको 70% बना देंगे, उसका 70% जो होगा वो आपका जो है वो उधर नंबर चला जाएगा। और बाकी आपको क्या करना होगा कि आपको 30% नंबर, जितना नंबर आप अपने जैसे इंटरव्यू में पाओगे और डेमो टीचिंग में पाओगे, तो उसके नंबर को जो है वो 30 नंबर में माना जाएगा। तो इसलिए इस बार का जो डेमो टीचिंग है आपका और आपका जो इंटरव्यू है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि 30% का रेशियो उसी का है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि आपको जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे आपने जितना नंबर आप उसमें पाए, तो उस नंबर को जो है, जैसे 100% है, तो 100% में 70% के अंदर ही उसको कैटेगराइज उसको कर देंगे। अब 70% के हिसाब से वो नंबर आपका हो गया। ठीक है, और आप इंटरव्यू में जितना नंबर पा रहे हो उसको उसको वो 30% के हिसाब से कर देंगे, ये हो जाएगा। और इस तरह से करके आपका ये नंबर जुड़ेगा। सीमा यादव कह रही है डेमो टीचिंग डायरेक्टली क्लास में होता है या मेंबर के सामने? क्लास में तो होने कैसे होगा, मेंबर के सामने होगा डेमो टीचिंग। जो मेंबर्स हैं उन्हीं के सामने। पहले भी डेमो टीचिंग होती थी, कोई नई चीज नहीं है। हम लोग भी गए थे तो हमसे मुझसे जैसे बोला गया था कि पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाइए। अब इन्होंने क्या कर दिया कि वो पहले इंटरव्यू का पार्ट था, अब इन्होंने डेमो टीचिंग अलग कर दिया है। यानी इसका मतलब डेमो टीचिंग के लिए एकदम अलग समय है और आपका जो इंटरव्यू है उसके लिए अलग समय है। तो ये भी हो सकता है कि आपका डेमो टीचिंग अलग हो, उसके लिए अलग एक्सपर्ट हो, उधर डेमो टीचिंग हो, फिर डेमो टीचिंग के तुरंत बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाए, है ना? तो इस तरह से होगा कि जब आपकी बारी आएगी तो आपको बोला जाएगा आप डेमो टीचिंग के लिए जाइए, और फिर वहां से डेमो टीचिंग जब हो जाएगा तो फिर आपको उधर भेज दिया जाएगा, उस पैनल में जाइए, वहां पे आपका इंटरव्यू हो रहा है। जैसे हम लोग जब इंटरव्यू देने गए थे तो 5 पैनल बना हुआ था। तो इसी प्रकार से अब की बार क्या होगा कि जब इंटरव्यू होगा तो वहीं पे आपके 5 की बजाय 10 पैनल हो जाएंगे, और 5 पैनल का काम होगा कि आपका डेमो टीचिंग करेंगे, और जो बाकी 5 पैनल होगा वो इंटरव्यू लेगा। तो एक तरफ जब डेमो टीचिंग हो जाएगी तो फिर आपको उधर इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सभी को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। बाईलिंगुअल मेथड बिल्कुल यूज नहीं कर सकते रुचि, बाईलिंगुअल मेथड यूज नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश की टीचर हो तो आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि आप देखो, आपको बस कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, शीशे के सामने बोलना शुरू कर दो, बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है,
आप मान के चलो कि डेमो टीचिंग होगा तो 15 मिनट तो आपसे कम आपको देना ही पड़ेगा, 15 मिनट की डेमो टीचिंग। ठीक है। डेमो का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन संभवतः 60 नंबर का है आप लोगों में। 30 नंबर का डेमो है, 30 नंबर का इंटरव्यू है, तो टोटल 60 नंबर का ये है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आप समझ लो, आप मेरी बात समझो कैसे आपके लिए प्लान होगा। जैसे 60 नंबर है, तो ये कह रहे हैं कि 30 नंबर इंटरव्यू का है, तो इसका मतलब कि आपको जो 60 नंबर मिलेगा उसको दबा लो, उसको कंप्रेस करके उसको 30 बना लो। तो जैसे सपोज करो यदि कोई स्टूडेंट 60 नंबर पाया तो इसका मतलब वो 30 पाया है, क्योंकि 30 नंबर का रेशियो है। और उधर 70 है, तो 180 को आप इस हिसाब से बना लो कि वो 70% हो जाए, इस हिसाब से नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले 15% का रेशियो था, तो अब उसमें क्या था कि जब हम लोग 30 नंबर का देते थे, ठीक है, तो 30 नंबर के हिसाब से आप वो होता था। नहीं, ये 180 + 60 का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ऐसे कर लो, अब बहुत अच्छा प्रेम लता, आप 180 + 60 कर लो, और इसको डिवाइडेड बाय जो है 100 करोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है, नहीं ऐसे नहीं होगा। मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूंगा बहुत अच्छे से, अभी थोड़ा सा परेशान मत होइए। 70 30 में एग्जैक्टली आपको समझा दूंगा कि 180 में आपका कितना नंबर कैसे बनेगा 70%। और 60 वाला तो एकदम क्लियर है कि 60 का 30 हो गया। आप 60 नंबर जब पाओगे तो इसका मतलब आप 30 नंबर पाए हो, आप ऐसे अपने नंबर को जोड़ सकते हो। ठीक है, और 180 वाला भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। विजय लक्ष्मी, आप किसके किसके लिए एलिजिबल हैं? आप विजय लक्ष्मी किसके लिए एलिजिबल हैं? क्या टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबके लिए एलिजिबल हैं? पीआरटी और पीजीटी बहुत आसान है, पीजीटी का तो सिलेबस बहुत थोड़ा है, अच्छे से तैयारी करिए। और जहां तक पीआरटी की बात है, तो पीआरटी में कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ना है, बहुत कम है सिलेबस। वही बचपन की चीजें, आप वही गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब तो है। ठीक है, पीजीटी का सिलेबस कम है, जितने चैप्टर हैं बस उनको तैयार करने हैं। तैयारी आप चाहें तो कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक आसानी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जो मैं क्लासेस पढ़ाऊंगा, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है उससे तो आसान है। इस बार जो केबीएस का सिलेबस आया है यूपी टीजीटी के सिलेबस से आसान है, क्योंकि केबीएस का सिलेबस एकदम क्लियर है। और अगर आप यूपी टीजीटी की अपेक्षा केबीएस के सिलेबस की तुलना करें तो ये है कि उनका चूंकि क्लियर है एकदम, तो आप यदि सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप वहां पे बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। सिलेबस ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है आप सभी के। ठीक है, आप सभी का जो ग्रुप है टेस्ट का, वहाँ लेडी सिलेबस है, एक बार फिर से वहां से देख लें। ठीक है, तो चलो भाई, मुझे लग रहा है कि जितने लोग के प्रश्न थे, प्रश्न पूछने वाले 5 6 लोग हैं, सबके प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मत लें, बेकार है सब लेना। कहीं मार्केट में आ भी रहा हो तो कूड़ा समझना, फेंक देना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सिलेबस होगा वो मैं बनाऊंगा। मैं आप सभी के लिए जो है प्रीवियस ईयर, मैं आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज कोशिश करूंगा स्टार्ट करने के लिए। आप सभी का केबीएस का टेस्ट सीरीज जो है, हो सकता है कि अभी तो पहले कोर्स को पढ़ा लिया जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च के आसपास कोर्स को कंप्लीट किया जाए और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कराया जाएगा। तो डोंट वरी, जो टेस्ट सीरीज है उसे अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। पीआरटी में केवल आपको 5वीं क्लास तक पढ़ना है। ठीक है, एकदम सही है, आपको 1 to 5 बस पढ़ना है एनसीईआरटी। ठीक है, चलो ठीक है जी, एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट टू एवरीवन।